Hello dear students, in this video we will study the recruitment. We will understand the meaning of recruitment, various sources of recruitment, process of recruitment and factors affecting recruitment policy and program of an organization. So first we will understand the meaning of recruitment. After human resource planning and job analysis, the next function of human resource management is to hire the right number of people of the right type to fill the vacant jobs. This hiring or this acquisition, employee acquisition, involves mainly two activities which are known as recruitment and selection. In simple terms, if we talk about recruitment is understood as the process of searching for and obtaining applicants for jobs, from among whom the right people can be selected. It is concerned with the identification of sources from where the personnel can be employed and motivating them to offer themselves for employment. जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब वैकेंसी आती है तो उस जॉब वैकेंसी को फिल करने के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करना, वो एप्लीकेशन कहाँ से आएंगी उन सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना, देन उन लोगों को मोटिवेट करना कि वो इस जॉब के लिए, वैकेंट जॉब के लिए अपने आप को ऑफ़र करें. दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट. Thus, it is a process of searching for prospective candidates for various posts lying vacant in the organization. इस प्रोसेस के थ्रू हम ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई के जो पॉसिबल सोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी some definitions of recruitment. First one is, as per Edwin B. Filippo, recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Recruitment एक process है जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो prospective employees हैं उनको सर्च करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज पर डिसेंजो रॉबिन्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर एंटिसिपेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज. ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज़ हैं, जॉब वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स को डिस्कवर करने का जो प्रोसेस है उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. तो बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब वैकेंसी है तो उसके लिए एज मैनी एप्लीकेशन एज पॉसिबल अट्रैक्ट करना और ऑब्टेन करना फ्रॉम एलिजिबल जॉब सीकर्स. तो एक जॉब वैकेंसी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनवाइट करना, अटेन करना, ऑब्टेन करना इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट. देन वी विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ recruitment. Sources of recruitment means the pickup grounds for prospective candidates. These sources can be grouped under two categories: internal sources of recruitment and external sources of recruitment. First we will try to understand the internal sources of recruitment. These are promotion or डिमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. प्रमोशन का मतलब होता है अपवर्ड प्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ और डिमोशन का मतलब होता है डाउनवर्ड प्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. ट्रांसफ़र ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस ऑफ एक्स एम्प्लॉयज़, स्किल इन्वेंट्रीज जिसमें हमारे जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे रिलेटेड सारा डिटेल जिस इन्वेंट्री में होता है, जहाँ होता है, उसको हम स्किल इन्वेंट्री कहते हैं. तो वो इंटरनल सोर्स होता है, रिक्रूटमेंट हो सकता है रिक्रूटमेंट सोर्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए. Then dependents and relatives of the deceased and disabled employees, etc.
These are some main internal sources of recruitment. Then we will talk about the external sources of recruitment. External sources may include advertisement through press, including लीडिंग न्यूज़पेपर्स, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, लोकल डेलीज़ हैं या ट्रेड मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, उनमें हम अपने जॉब वैकेंसी का एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं. ऑडियो और वीडियो मीडिया के थ्रू हम जॉब वैकेंसी का एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं. या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो होते हैं वहाँ पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं. कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हम अपना रिक्रूटमेंट कंडक्ट कर सकते हैं. पर्सनल कंसल्टेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कई केसेस में रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट भी किया जाता है. या फिर रिकमेंडेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय लेबर यूनियंस, उनके रिकमेंडेशंस के थ्रू भी हम अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड program. As we know, there are various external and internal factors which affect the organizational policy formulation and organization's functioning, and these factors also affect the formulation of human resource policies and programs. These factors also affect recruitment policy of an organization. So there are some external and internal factors. So first we will talk about एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली वो फैक्टर्स होते हैं जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है. सो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मार्केट है उसमें कुछ फैक्टर्स के लिए, किसी तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बहुत टाइट होता है. ऐसे रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा होती है और उस तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो सप्लाई है वो कम होती है. तो उस केस में अगर कोई पर्टिकुलर टाइप की जो स्किल है वो हाई है रिलेटिव टू द सप्लाई, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्रूटिंग एफर्ट्स में बी नीडेड. अगर जो सप्लाई है दैट इज़ मोर देन इट्स डिमांड, तो उस केस में हम नॉर्मल रिक्रूटमेंट पॉलिसी के थ्रू भी अपना जो रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट कर सकते हैं. तो डिमांड और सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करेगा कि हम अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी किस तरह से डिज़ाइन करेंगे. सेकेंड वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट. If the unemployment rate is very low in the economy or in the market, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे लोगों को रिक्रूट करने के लिए. इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ वेरी हाई देन मे बी बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी. देन थर्ड वन इज़ पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर्स की हम पहले बात करें कि जैसे कुछ जॉब्स में, मैक्सिमम जॉब्स में एससीज़, एसटीज़, माइनॉरिटीज़ या ओबीसीज़ के लिए रिजर्वेशन होता है. तो आप जब अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं तो आपको उसके लिए एक वहाँ आपको कंसिडरेशन देना होता है. उसके अलावा अगर हम लीगल फैक्टर्स की बात करें तो जो सेंट्रल है या स्टेट है उसने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कई सारे एक्ट्स बनाए हैं जो लेबर या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ डील करते हैं. तो कुछ ऐसे एक्ट भी हैं जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के साथ डील करते हैं. फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, जो ये कहता है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट्स में आप चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, या कुछ अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट्स में वो वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं. उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 है
जिसके हिसाब से ज़रूरी है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 25 या 25 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों, उन्हें अपने यहाँ जो भी वैकेंट पोजीशन है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो इस तरह से कई सारे एक्ट हैं, जैसे द अप्रेंटिस एक्ट 1961 है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 है, या फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, जो रिक्रूटमेंट के साथ डील करते हैं। और इन सब के अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। एक और पॉलिटिकल फैक्टर है, उसको हम खैर लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। जिस भी सोसाइटी में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, उस सोसाइटी के जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो भी हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम है, उसको अफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस या सेंस ऑफ सॉइल एट्सेट्रा। ये भी एक तरह का पॉलिटिकल फैक्टर है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो प्रेफरेंस है दैट मस्ट बी गिवन टू द पीपल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। सो उस केस में आपको जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जो रिक्रूटमेंट है, वो विद इन द स्टेट जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वहीं पे आपको करना होता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। नाउ वी कम टू इंटरनल फैक्टर्स विच अफेक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। इन पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है और इनको कंट्रोल कर सकती है। तो फर्स्ट इंटरनल फैक्टर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल इमेज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में, इकोनॉमी में इमेज बहुत अच्छी है, तो उस केस में आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम आप सिंपल रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आपकी इमेज अच्छी है तो वैकेंसी अगर आप निकालते हैं तो तुरंत एप्लीकेशन आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। पर अगर इमेज बहुत अच्छी नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर इज़ साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका साइज़ बड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ 1000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्मॉल साइज़ की है, से वहाँ 100 एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनके लिए रिक्रूटिंग जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देन टाइप ऑफ पर्सनेल टू बी रिक्रूटेड। आप किस लेवल पे, किन स्किल्स के साथ, किस एक्सपीरियंस लेवल के साथ, किस नॉलेज लेवल के साथ लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, लोगों से एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, वो भी अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम की। अगर हम हायर लेवल पे विद हाई लेवल ऑफ स्किल्स, हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के साथ हमारी पोजीशन वैकेंट है, ज़रूरत है हमें उस पोजीशन पे, तो हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी वो भी हमें उसी हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ेगी और वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट है पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी पास्ट प्रैक्टिसेस क्या रही हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, उस पर भी जो करंट प्रैक्टिसेस हैं वो डिपेंड करेंगी। एंड लास्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो कॉस्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाते हैं या रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बहुत तरह की कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है।
तो उस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन कितना अफोर्ड कर सकती है, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, अपना रिक्रूटमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स which affect recruitment policy. And next topic in this video is process of recruitment. As we have understood that it is a process through which an organization searches for prospective personnel both in quantity and quality. और रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस पे बेस्ड है। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्वालिफाइड जॉब एप्लीकेंट्स का एक पूल बिल्ड करते हैं और दिस प्रोसेस में इंक्लूड वेरियस इंटररिलेटेड स्टेप्स विच आर: फर्स्ट स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग, सेकेंड इज स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, थर्ड इज सर्चिंग, फोर्थ स्टेप इज स्क्रीनिंग एंड final step in process of recruitment is evaluation and control of recruitment process. So we will understand these steps one by one. First step in recruitment process is recruitment planning. Planning involves the translation of likely job vacancies into a set of objectives which specify the number and types of applicants to be contacted. इस स्टेप में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हमारे पास होने चाहिए और किस टाइप के एप्लीकेंट्स हमारे पास होने चाहिए, ये इस स्टेप में हम डिसाइड करते हैं। नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स के लिए कंपनीज ऑलवेज plan to attract more applicants than they will hire because some of those contacted will be uninterested, unqualified or both. So इसके लिए जो companies हैं they use yield ratio which expresses the relationship of applicant inputs to output at various decision points. yield ratio को हम इस ट्रायंगल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जॉब वैकेंसी निकली है तो उसके लिए कंपनी ने 240 एप्लीकेशंस, जैसे आप बॉटम में आप देख सकते हैं 240 एप्लीकेशंस रिसीव किए हैं। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग के बाद 120 लोगों को स्क्रीनिंग कॉल गया है तो जो रेशो हो गया 50% हो गया। 120 में से 30 एप्लीकेंट्स को हमने रिटन असाइनमेंट या टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया है तो वो रेशो 25% हो गया। देन उसमें से इंटरव्यू के लिए 15 एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया गया है तो वो 50% रेशो हो गया। देन उनमें से 5 एप्लीकेंट्स को सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है तो 33% हो गया। देन उसमें से एक को जॉब ऑफ़र दिया गया है तो वो 20% हो गया। तो ये है yield ratio which expresses the relationship of applicant inputs to outputs at various decision points. देन जो सेकेंड इशू है रिक्रूटमेंट प्लानिंग में दैट इज़ टाइप ऑफ पीपल टू बी इन्फॉर्म अबाउट द जॉब ओपनिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि जिस जॉब के लिए वैकेंसी है उस जॉब में क्या टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है, और ये डिटेल्स हमें जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू मिलती है। सेकेंड स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। इस स्टेप में जो काम है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड इन दिस कंटेक्स्ट सीरियस कंसिडरेशन नीड टू बी गिवन टू मेक और बाय एम्प्लॉयज़। जो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें डिसाइड करना होता है कि
या तो वो एम्प्लॉयज़ दे शुड मेक एम्प्लॉयज़ और दे शुड बाय एम्प्लॉयज़। दे शुड मेक एम्प्लॉयज़ का मतलब है वेदर टू हायर लेस स्किल्ड एम्प्लॉयज़ एंड इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, और बाय एम्प्लॉय का मतलब है दे कैन हायर स्किल्ड लेबर एंड प्रोफेशनल। तो या तो आप एम्प्लॉयज़ को कम स्किल्स के साथ हायर कीजिए, देन उन्हें ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू डेवलप कीजिए उनकी स्किल्स को, या आप स्किल लेबर और प्रोफेशनल्स को ही हायर कर सकते हैं। सेकेंड कंसिडरेशन इज टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिवाइसेस। इसमें आपको जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए क्या मेथड यूज़ करना है उसके बारे में डिसाइड करना होता है, एंड दिस डिसीजन इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबल टेक्नोलॉजी। देन थर्ड वन इज़ जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मार्केट। इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉस्ट, जो फर्म्स हैं वो लेबर मार्केट्स के थ्रू अपने जो रिक्रूटमेंट है उसको कंडक्ट करने की कोशिश करती है। अगर हमें मैनेजरियल और प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ चाहिए तो हम नेशनल मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। टेक्निकल एम्प्लॉयज़ के लिए फर्म्स लुक इनटू रीजनल और लोकल मार्केट्स, और क्लैरिकल एंड ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज़ के लिए फर्म्स कैन गो टू लोकल लेबर मार्केट्स। देन नेक्स्ट important consideration in strategy development is sources of recruitment. There are as we have discussed, there are two sources of recruitment, internal and external sources of recruitment. तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस सोर्स के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट कंटिन्यू करेंगे। देन सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज़ इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो हमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक सीरीज़ में सीक्वेंस करना है। इट मीन्स वी डिसाइड ऑन द टाइमिंग्स ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ सर्चिंग। जब रिक्रूटमेंट प्लान और स्ट्रैटेजी बन जाता है तो उसके बाद सर्च प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बिगिंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस स्टेप इन्वॉल्व्स सोर्स एक्टिवेशन एंड सेलिंग। सोर्स एक्टिवेशन का मतलब है कि हमने एक एम्प्लॉय रिक्विजिशन इशू की, क्योंकि एक्चुअल रिक्रूटिंग तब तक नहीं शुरू होगी जब तक लाइन मैनेजर्स ने ये वेरीफाई कर दिया है कि कोई वैकेंसी एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करेगी। तो सोर्स एक्टिवेशन का मतलब इशुएंस ऑफ एन एम्प्लॉय रिक्विजिशन। सेकेंड स्टेप इन सर्चिंग इज सेलिंग। इसके थ्रू इट बेसिकली कंसर्न विथ कम्युनिकेशन। इसके लिए मैसेज एंड मीडिया डिजर्व अटेंशन। मैसेज का यहाँ पे मतलब है एम्प्लॉय एडवर्टीज़मेंट, और मीडिया जो है वो, क्योंकि एक रिक्रूटिंग मैसेज का जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिपेंड करेगा हमने क्या मीडिया यहाँ पे यूज़ करी है। कई तरह के मीडियाज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या बिजनेस मैगजीन्स में एडवर्टीज़मेंट है। तो जो भी मीडिया हम यूज़ करेंगे उसके को चूज़ करने में हमें लॉट ऑफ केयर के साथ उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर्चिंग में, सोर्स एक्टिवेशन एंड सेलिंग। देन नेक्स्ट स्टेप इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है रिक्रूटिंग प्रोसेस का। हालांकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस, बट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तभी शुरू होगा जब हम जो एप्लीकेशंस हमने रिक्रूटमेंट के थ्रू इकट्ठी किए हैं उनको हम उनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग हम कर दें, क्योंकि
इसका जो पर्पज़ है स्क्रीनिंग का वो ये कि शुरुआती स्टेजेस में हम उन एप्लीकेशंस को पूल ऑफ एप्लीकेशंस में हटा दें जो विजिबली अनक्वालिफाइड हैं जॉब के लिए, और इससे बहुत सारा टाइम और मनी बच सकता है। जब हम स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन हो जाता है, शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। देन कम्स लास्ट स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, that is evaluation and control of recruitment process. Evaluation and control of recruitment process is required to ensure that recruitment process has gone well in the lights of its stated objectives and cost. Objective है मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनवाइट करना एक जॉब वैकेंसी के लिए। तो हम ये देखते हैं आफ्टर स्क्रीनिंग कि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट बात है एवैल्यूएशन में देखना कि जो कॉस्ट हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करने में लगी है उस हिसाब से हमें बेनिफिट्स हुए हैं या नहीं, क्योंकि कई तरह की कॉस्ट होती है, जैसे रिक्रूटर्स के लिए सैलरी हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, एडवर्टीज़मेंट, इन सब को तैयारी करने में जो मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल टाइम लगा है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग लगा है, सपोर्टिव लिटरेचर प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। तो इस कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम है जब तक वैकेंसीज अनफिल्ड रहती हैं। तो इस कॉस्ट के साथ हमें ये देखना होता है कि जो रिक्रूटमेंट मेथड्स हमने यूज़ किए हैं वो वैलिड थे, वो हमारी इन कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव रहा है या नहीं रहा है। तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन ऑफ पर्सनल जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। थैंक यू।